जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, कास्ट क्लासेस की करंट अफेयर सीरीज में मैं चंद्रहास आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर 2022 से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे पर्सन मैं आज आपको करवाऊंगा। आज टीचर्स डे है, अध्यापक दिवस है, तो सारे बच्चों को, जितना भी कास्ट क्लासेस का परिवार है, जो भी नया स्टूडेंट देख रहे हैं, सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऊपर वाले की कृपा से यदि आप मेहनत कर रहे हैं अच्छे तरीके से तो आप सफल हो। ऊपर वाले की कृपा से आप पढ़ेंगे तो आप सफल होंगे। हम तो सिर्फ एक मोहरा है, मोहरा। ये नहीं आप हमारी वजह से सफल हो रहे, बिल्कुल गलत है। आप अपनी वजह से सफल होंगे यदि आप पढ़ रहे हैं तो। हम तो बस थोड़ा सा आपका जो मार्ग है उस मार्ग के अंदर थोड़े से फूल बिछा सकते हैं, मतलब पढ़ाई के तौर पर कुछ चीज़ें आपको बता सकते हैं। वो चीज़ें आपको याद करनी है और आप खुद लगेंगे, ठीक है, उसमें कोई नो डाउट। तो सभी को अध्यापक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयों और ऊपर वाले का आशीर्वाद सदा आपके साथ में बना रहे। तो चलिए, आज का दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन है, वो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आज तो हम एकदम तबाही उठाने वाले हैं। और मेरे चैनल के ऊपर दोस्तों आप नए हो ना, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों क्वेश्चन है कि हाल ही में संसद टीवी, अपने पास में एक टीवी है संसद टीवी, जो मैं सारी चीज बताऊंगा। हाल ही में संसद टीवी के नए सीईओ कौन बने? पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन ये है कि हाल ही के अंदर दोस्तों संसद टीवी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों आप बताएंगे उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह, ये उत्पल कुमार सिंह है ना दोस्तों, ये उत्पल कुमार सिंह संसद टीवी के नए सीईओ बने हैं। ध्यान रखिएगा, हाल ही में संसद टीवी का नया सीईओ कौन बना है? तो संसद टीवी का नया सीईओ कौन बना है? तो दोस्तों आप बता देना, उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह, उत्पल कुमार सिंह संसद टीवी का नया सीईओ बना है। दोस्तों संसद टीवी कब बना है? तो 2021 में बना है, 2021 में। इससे पहले दोस्तों अपने पास में एक टीवी हुआ करता था, लोकसभा टीवी। लोकसभा टीवी, और दोस्तों ये लोकसभा टीवी कब बना था? 1989 में। इससे पहले अपने पास में एक टीवी हुआ करता था जिसका दोस्तों नाम क्या था? राज्यसभा टीवी। और ये राज्यसभा टीवी कब बना था? 2011 में। और दोस्तों दोनों को मिलाकर 2021 में क्या कर दिया गया? संसद टीवी कर दिया गया। दोनों को आपस में मिला दिया गया, लोकसभा टीवी को और राज्यसभा टीवी को। और उस राज्यसभा टीवी का दोनों को मिला के एक कर दिया गया और उस संसद टीवी का, उसके नाम से संसद टीवी का नाम रखा गया। और संसद टीवी का नया सीईओ कौन बना है? उत्पल कुमार सिंह बना है। ठीक है, आप जो लोकसभा के सांसदों को चुन के भेजते हैं उनकी कार्रवाई यदि आप देखना चाहते थे, तो देखना चाहते हैं तो संसद टीवी के ऊपर देखोगे, और देखना चाहते थे तो ध्यान रखना लोकसभा टीवी के ऊपर। लोकसभा टीवी, तो लोकसभा का टीवी की शुरुआत इसलिए की गई थी, आप जो सांसद चुन के भेज रहे हो वो संसद में किस प्रकार की क्या गतिविधियां कर रहा है, आपके हक की लड़ाई लड़ रहा है नहीं लड़ रहा, आपकी आवाज वहां पर उठा रहा है नहीं उठा रहा, उन सभी चीजों को देखने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए 1989 के अंदर दोस्तों लोकसभा टीवी की नींव रखी गई थी, लोकसभा टीवी की। और ऐसे ही राज्यसभा टीवी की नींव रखी गई थी दोस्तों 2011 में, लेकिन सरकार ने 2021 में, मतलब पिछले साल, दोनों टीवी को आपस में मिला दिया गया 2021 में और नाम बना दिया, नाम रख दिया संसद टीवी। और दोस्तों संसद टीवी का नया सीईओ कौन बना है? तो आप बताएंगे उत्पल कुमार सिंह संसद टीवी का नया सीईओ बना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करते चलिएगा, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। किस देश में हुए वोस्तोक सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने हिस्सा लिया है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है दोस्तों, किस देश में हुए? किस देश में हुए? मेरे साथ साथ में क्वेश्चन नोट कर लीजिए। किस देश में हुए वोस्तोक, किस देश में हुए वोस्तोक सैन्य अभ्यास? किस देश में हुए वोस्तोक सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने हिस्सा लिया है? तो दोस्तों ये जो वोस्तोक सैन्य अभ्यास है ना, ये कौन से देश में हुआ है? और इसमें भाई साहब ध्यान रखिएगा कौन सी भारतीय सेना ने हिस्सा लिया है। तो ये वोस्तोक सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है? किस देश में हुए वोस्तोक सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने हिस्सा लिया, इंडियन आर्मी ने हिस्सा लिया है? तो वोस्तोक जो सैन्य अभ्यास हुआ है ना दोस्तों, ये हाल ही के अंदर दोस्तों रूस में हुआ है। रूस में कहाँ हुआ है दोस्तों? तो रूस में हुआ है। और इसमें भारत ही नहीं, भारत के
साथ साथ में एक बड़ा मुल्क है जिसका नाम है चीन। इस चीन की सेना ने भी हिस्सा लिया वोस्तोक सैन्य अभ्यास में। और प्यारे साथियों, जो ये वोस्तोक सैन्य अभ्यास है ना, इसमें टोटल 50,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया है। ये वोस्तोक सैन्य अभ्यास है दोस्तों, इसमें टोटल 50,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया है। और वोस्तोक सैन्य अभ्यास जो रूस में हुआ है, जिसमें भारत और चीन की सेना ने भी हिस्सा लिया है। रूस का जिक्र करें तो दोस्तों, रूस जो यूरोप और एशिया में फैला है, यूरोप और एशिया में फैला है दोस्तों। रूस का जिक्र करें तो इसकी गिनती यूरोप में होती है, क्योंकि रूस की राजधानी मॉस्को और करेंसी रूबेल दोस्तों यूरोप में है। यूरोप में ध्यान रखिएगा, करेंसी तो रूबेल है, लेकिन इसकी जो राजधानी है ना रूस की मॉस्को, वो यूरोप में है, जिसके कारण इसकी गिनती भी कहां होती है, रूस में होती है। विश्व का सबसे बड़ा बिगेस्ट कंट्री है अकॉर्डिंग टू एरिया। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आप बताएंगे दोस्तों रूस है। तो दोस्तों, साथियों, मित्रों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करते चलिएगा और इन क्वेश्चनों को आप नोट भी करते चलिएगा, ठीक है। बहुत शानदार पढ़ेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने INS विक्रांत को, इंडियन नेवल शिप विक्रांत को भारतीय सेना को सौंपा है, लेकिन कहां से सौंपा है, क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन हाल ही के अंदर बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। अपने पास में ऐसे 2 शिप ऐसे हैं जिनके ऊपर जहाज उतर सकते हैं, जहां से जहाज जा भी सकते हैं, उड़ भी सकते हैं। 2 शिप अपने पास में, एक तो INS विक्रांत है, एक इससे पहले आया था, तीसरे के ऊपर अभी से वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन हाल ही में अपने जो भारत के तत्कालीन लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, जिसका नाम क्या है, नरेंद्र मोदी। इस नरेंद्र मोदी ने इंडियन नेवी को मतलब इंडियन नेवी मतलब भारतीय नौसेना को एक INS विक्रांत मतलब क्या समझ रहे हो, इंडियन नेवल शिप विक्रांत सौंपा है। इंडियन नेवी को एक INS विक्रांत सौंपा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि दोस्तों ये सौंपा कहां से है, तो आप बताएंगे दोस्तों कोच्चि से सौंपा है, कोच्चि से। और दोस्तों कोच्चि जो कहां है, तो आप बताएंगे केरल में है। और दोस्तों केरल की राजधानी क्या है, तो तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम। ध्यान रखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। केरल का राज्यपाल यदि पूछे तो आरिफ मोहम्मद खान है, मुख्यमंत्री पूछे तो पिनाराई विजयन है। लेकिन एक बात मैं आपसे बता दूं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन नेवी को, भारतीय नौसेना को INS विक्रांत जो बड़ा चर्चा का विषय है, उसके बारे में एक एक पोल खोल के बता दूंगा। ये कहां से सौंपा है, तो कोच्चि से। दोस्तों कोच्चि कहां है, तो आप बताएंगे केरल के अंदर। लेकिन प्यारे साथियों, अब हम INS विक्रांत के बारे में जानते हैं। ये INS जो विक्रांत है ना, ये ऐसा एक शिप है, नेवल शिप है, जिसके ऊपर से हमारे फाइटर जेट उड़ेंगे भी और जिसके ऊपर हमारे फाइटर जेट लैंड भी करेंगे। और ऐसा INS विक्रांत को देखकर, या अभी भारतीय नौसेना के विक्रांत को देखकर अच्छे अच्छे देशों की हवा निकल गई। हवा इसलिए निकल गई क्योंकि दोस्तों ये स्वदेशी है। स्वदेशी मतलब ये जो कारनामा किया है ना, ये भारत के इंजीनियरों ने किया है। और ये जो इंडियन नेवल शिप है ना दोस्तों, ये ऐसे नहीं है 13 साल लग गए बनने में। 2009 के अंदर इंडियन नेवल शिप विक्रांत का कार्य स्टार्ट हुआ था। और 2009 में जो टेक्नोलॉजी थी, आज की जो टेक्नोलॉजी है, इससे भी अपर लेवल का बनाया गया। मतलब हमारे वैज्ञानिकों ने कितना सोचा होगा कि ये टेक्नोलॉजी बहुत आगे तक जाए, कितना सोचा होगा। अरे ये आप एक बार देखो, कितना सोचा होगा कि भैया ऐसा बनाना है, 2022-23 में जब भी ये बनेगा, उस टेक्नोलॉजी से भी बहुत ज्यादा एडवांस होना चाहिए। कितना सोचा होगा। 2009 और आज में बहुत ज्यादा अंतर हो गया बेटा। 2009 में आप क्या थे, कुछ भी नहीं थे, छोटे छोटे थे, पहली दूसरी तीसरी में पढ़ते थे। लेकिन ध्यान रखना, INS विक्रांत जो स्वदेशी निर्मित है, जिसका निर्माण कार्य 2009 में स्टार्ट हुआ था। INS विक्रांत जो दोस्तों 52 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, 52 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, जिसकी रेंज कितनी है दोस्तों, तो 7500 नॉटिकल मील, 7500 नॉटिकल मील दोस्तों जिसकी रेंज है। और ये INS विक्रांत है, इसके ऊपर 20,000 करोड़, इसके ऊपर 20,000 करोड़ की लागत आई है, 20,000 करोड़ की। और दोस्तों इसके ऊपर जो मेंबर है ना, क्रू मेंबर का देखा जाए तो दोस्तों इसके अंदर 1700 तो व्यक्ति रहेंगे, 1700 तो क्रू मेंबर रहेंगे। और दोस्तों इसका वजन देखें ना
तो 45,000 टन। अरे वाह, बाप रे बाप, 45,000 टन। और दोस्तों इसके अंदर इंजन देखे ना, इंजन, तो दोस्तों इसके अंदर इंजन है 4। और दोस्तों इसी के अंदर यदि देखें ना, कंपार्टमेंट कितने हैं, कंपार्टमेंट का यदि जिक्र किया जाए तो कंपार्टमेंट है 2300 कंपार्टमेंट। भाई वाह, सिस्टम फाड़ दिए भाई इसने तो पड़ोसी देशों के। भाई क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना को आईएनएस विक्रांत कहां से सौंपा है, तो दोस्तों आप बताओगे कोच्चि केरल से। लेकिन आईएनएस विक्रांत जिसका निर्माण कार्य दोस्तों 2009 में स्टार्ट हुआ था और अभी 2022 में सौंपा गया है। 52 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। रेंज कितनी है, 7500 नॉटिकल मील इसकी रेंज है। और भाई साहब ध्यान रखिएगा, 20,000 करोड़ की लागत से बना है। मेंबर कितने आते हैं, 1700 मेंबर हैं। इंजन कितने हैं, 4 है। और कंपार्टमेंट कितने हैं, 2300 कंपार्टमेंट हैं। और वजन कितना है रे, वजन, वजन देखो, वजन, वजन से ही पड़ोसियों के फिल्टर पाट जाएंगे भाई साहब। 45,000 टन। और 45,000 टन को समुद्र के ऊपर तैरना, उसके ऊपर लैंडिंग करवाना, यह अपने आप में एक बड़ी बात है। और यह भारत के इंजीनियरों के लिए, नौसेना के लिए बड़ी बात है, क्योंकि यह जहाज भारत में ही बना है। और ये भाई साहब रुतबा देख के ना भारत के अच्छे अच्छों के फिल्टर चौक होने लग रहे हैं। एक हमारा पड़ोसी मुल्क, उससे भाई साहब इंजन तक ना बनते, उससे इंजन तक ना बनते, ये देखो भाई साहब क्या बना दिया, समझ रहे हो। तो देखो इसके बारे में ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किस बैंक ने हाल ही में कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, किस बैंक ने, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन ये है कि किस बैंक ने हाल ही में कैशबैक, किस देश ने किस बैंक ने हाल ही में कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो यदि जिक्र किया जाए कि कौन से बैंक ने कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो दोस्तों आप बता देना, एसबीआई। अरे बहुत जबरदस्त, ये एसबीआई वालों के भी फिल्टर फटे थे थोड़े दिन पहले, जब सरकार ने कहा था कि निजीकरण होगा उस समय, वरना तो ये किसी के नहीं सुनते हैं। हाल ही में किस बैंक ने, दोस्तों हाल ही में किस बैंक ने कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो दोस्तों आप बताओगे एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1955 में हुई थी। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों आप बता देना, दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा, दोस्तों दिनेश कुमार खारा ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वर्तमान में अध्यक्ष है। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसका पुराना नाम क्या है, तो आप बताओगे दोस्तों, इंपीरियल बैंक है, इंपीरियल बैंक है। और दोस्तों ये इंपीरियल बैंक कब बना था, तो आप बता देना 1921 में बना था, 1921 में। लेकिन 1921 में इस इंपीरियल बैंक में एक बैंक मिलाया गया था, बैंक ऑफ बंगाल। इसके अंदर एक बैंक मिलाया गया था, बैंक ऑफ बंगाल। इसके अंदर दोस्तों एक बैंक मिलाया गया था, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मुंबई। और इसके अंदर ही दोस्तों एक बैंक मिलाया गया था जिसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास। बहुत शानदार क्वेश्चन है। इन तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 में एक बैंक बना था जिसका नाम क्या था दोस्तों, इंपीरियल बैंक। और इंपीरियल बैंक का नाम बदल के 1 जुलाई 1955 में क्या कर दिया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन एसबीआई का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश कुमार खारा एसबीआई का वर्तमान में अध्यक्ष है। लेकिन बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल में मिलाए गए थे। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ बंगाल में मिलाए गए थे। और उसी का नाम, बैंक ऑफ बंगाल का नाम बदल के फिर इंपीरियल बैंक हुआ था। लेकिन अब अपने पास में क्वेश्चन है कि बैंक ऑफ बंगाल कब बना था, 1809 में। बैंक ऑफ मुंबई कब बना था दोस्तों, 1840 में। और दोस्तों बैंक ऑफ मद्रास कब बना था, तो 1843 में। बहुत शानदार भाई साहब। बैंक ऑफ बंगाल 1809, बैंक ऑफ मुंबई 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में बना था। और इन सभी को मिला के एक बैंक बना जिसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक था, जिसका नाम बदला गया और नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति, हाल ही में किस देश के, हाल ही में, बड़ा शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति, भाई बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोरबाचेवेफ,
गोर्बाचेवेफा हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेवेफा का निधन हुआ है? तो दोस्तों आप बताओगे रूस। ये रूस का पूर्व राष्ट्रपति है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेवेफा का निधन हुआ है। तो प्यारे साथियों, जानकारी अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को शेयर करते चलिएगा, वीडियो को शेयर करते चलिएगा। तबाही उठनी चाहिए। सिस्टम फाड़ दो भाई साहब, सिस्टम। जो कहते हैं ना कि हम नहीं नहीं बेटा आप कुछ भी नहीं हो, सिस्टम फाड़ देंगे तुम्हारा, ध्यान रखना। ऐसा सिस्टम बैठा दो आप सभी स्टूडेंटों के मन में कि बेटा हम ही हैं, आप कुछ भी ना है, ध्यान रखना। और मैं मानता हूं कि जो स्टूडेंट मेरे हैं वो तो तबाही उठाते उठाते होंगे, और नहीं उठाते तो थोड़े दिन इंतजार करो भाई साहब, अच्छे अच्छों के आप फिल्टर चौक कर दोगे, ध्यान रखना। विश्वविख्यात संगीतकार ए.आर. रहमान, नाम सुना होगा आपने ए.आर. रहमान का। एक विश्वविख्यात, या हम कह सकते हैं वर्ल्ड फेमस, विश्वविख्यात वर्ल्ड फेमस संगीतकार ए.आर. रहमान, संगीतकार ए.आर. रहमान के नाम पर किस देश में सड़क का नाम रखा गया है? किस देश में सड़क का नाम रखा गया है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार। पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है? विश्वविख्यात संगीतकार ए.आर. रहमान के नाम पर, ए.आर. रहमान के नाम पर किस देश में सड़क का नाम रखा गया है? तो दोस्तों ए.आर. रहमान के नाम पर सड़क का नाम रखा गया है कनाडा में। कहां पर रखा गया है? कनाडा के अंदर। दोस्तों बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, कनाडा के अंदर। और कनाडा के कौन से शहर में रखा गया है? तो दोस्तों आप बताएंगे मरखम शहर में, मरखम शहर में। बहुत शानदार क्वेश्चन है। ए.आर. रहमान के नाम पर किस देश में सड़क का नाम रखा गया है? तो दोस्तों आप बताएंगे कनाडा, कनाडा के मरखम शहर में रखा गया है। ये जो ए.आर. रहमान है, इसका जन्म हुआ था 1967 में। इन्होंने म्यूजिक बनाना स्टार्ट किया 1991 में। इस भाई साहब को 6 तो राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार, 2 ऑस्कर पुरस्कार, 2 ग्रैमी पुरस्कार, और ध्यान रखिएगा 1 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, 15 फिल्म फेयर पुरस्कार और 17 साउथ इंडस्ट्री के पुरस्कार मिले। भाई वाह, फिल्टर चौक कर रखे इसने भी सभी के। मतलब इतने पुरस्कार, घर में पुरस्कार टाकने की जगह नहीं होगी, पुरस्कार टाकने की, अवार्ड टाकने की। तो देखो ए.आर. रहमान, ए.आर. रहमान किस के नाम पर किस देश में सड़क का नाम रखा गया है? तो प्यारे साथियों आप बताएंगे कौन से देश में? कनाडा में। और कनाडा के कौन से शहर में सड़क का नाम रखा गया है? तो आप बताएंगे कनाडा के मरखम शहर में। उसके बाद हाल ही में आवास से संबंधित ई आवास पोर्टल किसने शुरू किया है? हाल ही में दोस्तों आवास से संबंधित, हाल ही में आवास से संबंधित ई आवास पोर्टल, ई आवास जो पोर्टल है ना, ई आवास पोर्टल, ये किसने शुरू किया है रे? हाल ही में आवास से संबंधित ई आवास पोर्टल किसने स्टार्ट किया है? तो दोस्तों आप बताएंगे ई आवास जो पोर्टल की शुरुआत की है वो किसने की है? अमित शाह ने की है, अमित शाह ने। और अमित शाह वर्तमान में देश का गृह मंत्री है। अमित शाह ने ई आवास पोर्टल की शुरुआत की है, जो गृह मंत्री है भारत सरकार में। लेकिन ये किसके लिए है? CAPF के लिए, जो सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स है ना, सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स, उनके लिए ई आवास पोर्टल लॉन्च किया है। किसने? तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। अब हम स्टैटिक जीके के ऊपर आते हैं। स्टैटिक जीके के ऊपर, भारत अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? महमूद गजनवी, महात्मा गांधी मत समझ लेना, महमूद गजनवी के साथ आने वाला, महमूद गजनवी के साथ आने वाला दोस्तों जो विद्वान था ना, वो कौन हुआ करता था? अल बरूनी, अल बरूनी, जिसकी पुस्तक का नाम हुआ करता था किताब उल हिंद अथवा तहकीक हिंद। तहकीक हिंद अथवा किताब उल हिंद किसकी रचना है? तो दोस्तों आप बताओगे अल बरूनी की रचना है रे, अल बरूनी की। तो महमूद गजनवी के साथ आने वाला जो इतिहासकार था ना, वो कौन था दोस्तों? अल बरूनी इतिहासकार हुआ करता था। कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों कानपुर से 1857 का जो विद्रोह है, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों आप बताओगे नाना साहेब ने। नाना साहेब ने कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, विद्रोह का नेतृत्व किया था। कचारी जनजाति का संबंध कहां से है? दोस्तों कचारी जनजाति का यदि जिक्र किया जाए ना, कचारी जनजाति का संबंध कहां से है? तो आप बताओगे कचारी जनजाति का संबंध असम से है, असम से। नासिक कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। नासिक जो महाराष्ट्र में है, जो अंगूर के लिए फेमस है, खट्टे फलों के लिए, संतरा के लिए फेमस है, ये नासिक जो कौन सी नदी के ऊपर है? तो दोस्तों आप बताओगे गोदावरी नदी के ऊपर। नासिक है, नांदेड़ है
और एक भद्राचलम शहर है, ये गोदावरी नदी के ऊपर है। बीबी का मकबरा किसकी पत्नी की कब्र है? तो बीबी का जो मकबरा है ना दोस्तों, बीबी का जो मकबरा है वो किसकी पत्नी की कब्र है? तो दोस्तों आप बताओगे औरंगजेब। बीबी का मकबरा किसकी पत्नी की कब्र है? औरंगजेब की पत्नी की कब्र है। और दोस्तों गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहां पर स्थित है? गोंडवाना जो कोयला क्षेत्र है ना, गोंडवाना कोयला क्षेत्र, ये गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहां है रे? तो दोस्तों आप बता देना मध्य प्रदेश में। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहां पर पड़ता है? तो दोस्तों आप बताओगे मध्य प्रदेश में। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे और आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। और रोज हम 7 बजे मिलेंगे, संडे को छोड़ के। संडे को आपको बिल्कुल ऑफ रहेगा, बहुत जल्द हम वीकली स्टार्ट करेंगे, लेकिन संडे ऑफ रहेगा। संडे को छोड़ के 6 क्लासें वीक में आपको मिलेगी, 7 बजे मिलेगी। अपना प्यार, सहयोग, आशीर्वाद मेरे साथ में बना के रखना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 6 सितंबर 2022 है और 6 सितंबर 2022 से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे पर्सन मैं आपके सामने करवाऊंगा। प्यारे साथियों, आप मेरे चैनल के ऊपर नए जुड़े हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले सबसे आप तक पहुंच सके। बेल आइकन भी जरूर दबा लेना, नोटिफिकेशन तभी आएगा। आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है वो देखो। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की है? भाई हाल ही के अंदर अपने पास में जो केंद्र सरकार है, मतलब बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार ने कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की है? दोस्तों बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। अपने पास में स्मार्ट बोर्ड है नहीं, लेकिन स्मार्ट बोर्ड वालों का भी बखेड़ा खड़ा कर देंगे, सिस्टम हिला देंगे उनका। इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। देखो हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की है? तो आप बताएंगे दोस्तों हैदराबाद मुक्ति दिवस। हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा की है। बहुत जबरदस्त दोस्तों। हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों आप बताओगे हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा की है। भाई बात है 1947 की। जब बात 1947 की चलेगी तो मैं बात आपको बताऊंगा कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो देश के अंदर 5 रियासतें, बड़ी रियासतें ऐसी हुआ करती थी जिन्होंने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था। एक रियासत जिसका नाम त्रावणकोर रियासत था, एक रियासत जिसका नाम भोपाल रियासत था, एक रियासत जिसका नाम जूनागढ़ रियासत था, और एक रियासत जिसका नाम जोधपुर रियासत था, और एक रियासत जिसका नाम हैदराबाद रियासत था। ये 5 रियासतें 1947 में ऐसी हुआ करती थी जिन्होंने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश के गृह मंत्री तो थे ही थे, उसके साथ में रियासतों का एकीकरण कैसे करना है, रियासत जो मंत्रालय हुआ करता था उसके हेड भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और यह काम भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही सौंपा गया था कि जितनी भी रियासत है भारत में, सभी रियासतों को भारत के अंदर ही मिलवाना। कुछ रियासतें पाकिस्तान के पास में जाना चाहती थी, कुछ रियासतें ऐसी हुआ करती थी जो अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहती थी। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल वास्तव में भाई साहब नमन करने योग्य व्यक्ति है जिसने ये पूरा अखंड भारत बना दिया था। ये पूरा अखंड भारत बना दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। दिल से सैल्यूट है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद रियासत को कैसे लेके आए थे वो एक बार समझे। और हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की है साथियों? तो हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा की है। किसने की है? तो केंद्र सरकार ने यह घोषणा की है। एक्चुअल में 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। हमने बताया 5 रियासतें ऐसी थी जो अपने आप में नौटंकीबाज थी पूरी। लेकिन हैदराबाद भी एक रियासत थी जो भारत में नहीं आना चाहती थी। हैदराबाद का निजाम जिसका नाम उस्मान अली, वो हैदराबाद का निजाम उस्मान अली जिसने कह दिया कि मैं तो हैदराबाद को भारत में मिलाऊंगा ही नहीं, मैं तो हैदराबाद को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाऊंगा, स्वतंत्र राष्ट्र बनाऊंगा। जिसका समर्थन पाकिस्तान का वो मोहम्मद अली जिन्ना कर रहा था, जिसका समर्थन पाकिस्तान का वो मोहम्मद अली जिन्ना कर रहा था जिसने पाकिस्तान बनवाया था, ठीक है ना, जिसने हिंदुस्तान के 2 धड़े बंटवा दिए थे। वो मोहम्मद अली जिन्ना हैदराबाद के निजाम उस्मान अली का समर्थन कर रहा था। उस्मान अली, अब उस्मान अली भी उछलने लगा था कि नहीं नहीं
ऐसे करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, भाई साहब हम तो स्वतंत्र राष्ट्र बनाएंगे, नाचने कूदने लगे। लेकिन पता है ना बाप कौन है? बाप तो बाप होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जैसे ही जून 1948 में भारत के गवर्नर जनरल के पद से लॉर्ड माउंटबेटन ने इस्तीफा दे दिया। और भाई सितंबर 1948 की घटना है, सितंबर 1948 की घटना 13 सितंबर की है दोस्तों, घटना 13 सितंबर 1948 की है। 13 सितंबर 1948 के अंदर ध्यान रखिएगा, 13 सितंबर 1948 के अंदर यहां से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय सेना, इंडियन आर्मी भेजी थी, भारतीय सेना हैदराबाद में भेजी थी। और इस भारतीय सेना ने दोस्तों इस भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो चलाया था, ऑपरेशन पोलो। और इस ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद का इलाज किया गया था। हैदराबाद का जो निजाम था ना, वो सारे मान गए थे, घुटने टेक दिए थे, हैदराबाद हार गया था। और हैदराबाद को किस में मिला दिया गया था? भारत में मिला दिया गया था। और हैदराबाद का जो निजाम था उस्मान अली, उस उस्मान अली को भाई साहब हैदराबाद का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो प्यारे साथियों, हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों आप बता देना, हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है। उसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड कह दें या इंडिया लिमिटेड कह दें, या हम कह दें भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड। भाई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अथवा भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड, भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? नए भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड कह दे या शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कह दे या हम कह दे भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड। तो दोस्तों इसके नए सीएमडी कौन बने हैं? तो कैप्टन बीके त्यागी। दोस्तों बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त, कैप्टन बीके त्यागी। लेकिन अब अपने पास में दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि ये जो भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड है, इसकी स्थापना कब हुई थी रे? 1961 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में। विश्व का प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था जिसका नाम यूरी गागरिन था 1961 में। और 1961 में ही ध्यान रखिएगा दोस्तों, गोवा पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ था। और 1961 के अंदर ही भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड मतलब शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी। प्यारे साथियों, इसका मुख्यालय कहां है? तो दोस्तों आप बताओगे न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और इसका वर्तमान में नया सीएमडी कौन बना है? कैप्टन बीके त्यागी नया सीएमडी बना है। तो प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट, प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। आप अपने दोस्तों से बोले कि वो कास क्लासेस पे हमारे साथ में जुड़े और भाई साहब सर्वश्रेष्ठ सबसे बेहतरीन करंट अफेयर पढ़े, बहुत जबरदस्त तरीके से करंट अफेयर पढ़ेंगे। अरे फिल्टर चोक हो जाएंगे, लोगों के फिल्टर चोक हो जाएंगे, सिस्टम हिला देंगे। ध्यान रखना, स्मार्ट बोर्ड है नहीं है तो क्या हुआ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, हाल ही में किस राज्य सरकार ने, दोस्तों बहुत जबरदस्त भाई साहब, किस राज्य सरकार ने एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र मतलब हम कह सकते हैं ये तो क्या है? एनसीआर मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और ये है राज्य राजधानी क्षेत्र। ये एनसीआर है तो ये एससीआर होगा, एससीआर ध्यान रखिएगा, एससीआर होगा। हाल ही में किस राज्य ने एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों आप बताएंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों आप बताओगे उत्तर प्रदेश की सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार मतलब आप क्या समझते हो रे? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भाई साहब योगी आदित्यनाथ है। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर का जिक्र करें ना तो उत्तर प्रदेश का गवर्नर आनंदीबेन पटेल ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। लेकिन दोस्तों जिक्र एनसीआर का आया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का यदि जिक्र करें तो इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी।
इसमें हरियाणा के 14 जिले शामिल हैं, इसमें उत्तर प्रदेश के 7 जिले शामिल है, कहीं कहीं पर 8 भी मिल जाता है, ठीक है। और इसमें राजस्थान के 2 जिले शामिल है और जिसमें दिल्ली तो है ही है, ध्यान रखिएगा। ये एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन जिसकी शुरुआत भाई साहब कब हुई थी, 1985 में, जिसमें हरियाणा के 14 जिले शामिल है और ध्यान रखिएगा जिसमें उत्तर प्रदेश के 7 से 8 जिले शामिल हैं और जिसमें राजस्थान के 2 जिले शामिल हैं दोस्तों, 2 जिले। लेकिन एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र मतलब स्टेट कैपिटल रीजन कौन बनाएगा, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश सरकार बनाएगी और लखनऊ के आसपास के इलाके को इसके अंदर शामिल किया जाएगा ताकि अत्यधिक विकास उन इलाकों के अंदर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जबरदस्त भाई साहब, बहुत शानदार। एक अपने पास में क्रिकेट टीम है जिसका नाम है सनराइज हैदराबाद। अपने पास में दोस्तों एक टीम है जिसका नाम है सनराइज हैदराबाद। क्वेश्चन क्या है वो देखें एक बार। हाल ही में सनराइज हैदराबाद के नए मुख्य कोच के रूप में किसे चुना गया? सनराइज हैदराबाद के नए मुख्य कोच के रूप में दोस्तों बहुत जबरदस्त है। सनराइज हैदराबाद के नए मुख्य कोच के रूप में किसे चुना गया है, तो आप बताएंगे दोस्तों ब्रायन लारा को चुना गया। ब्रायन लारा, अरे भाई वाह, सनराइज हैदराबाद के नए मुख्य कोच के रूप में किसे चुना गया है, तो दोस्तों आप बताएंगे ब्रायन लारा को चुना गया। और ब्रायन लारा दोस्तों कहां से है? वेस्ट इंडीज, दोस्तों वेस्ट इंडीज से है। और दोस्तों वेस्ट इंडीज कहां है, तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के अंदर पड़ता वेस्ट इंडीज और वहीं से ये ब्रायन लारा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सनराइज जो टीम है ना, सनराइज टीम इसके हेड कौन है या मालिक कौन है, तो सन टीवी और कलानिधि मारन। ये जो सनराइज हैदराबाद है इसके मालिक कौन है, तो सन टीवी और कलानिधि मारन ये इसके हेड है, ध्यान रखिएगा। कलानिधि मारन और सन टीवी जो सनराइज हैदराबाद के मालिक है। बहुत जबरदस्त साथियों, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में आप शेयर करते चलिएगा भाई। बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है आज तो, बहुत ही शानदार भाई साहब, मज़ेदार, ज़बरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। असम के मुख्य सचिव कौन बने? असम जो सरकार है ना, असम के जो नए मुख्य सचिव बने हैं, असम के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है ये तो। असम के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं, तो पवन कुमार बोर ठाकुर ये भाई साहब ध्यान रखिएगा असम के नए मुख्य सचिव बने हैं। असम सरकार में या असम के नए मुख्य सचिव किसे बनाया गया? असम का मुख्य नया सचिव जो बनाया गया है वो पवन कुमार बोर ठाकुर को बनाया गया है। अरे असम मतलब, असम सरकार मतलब आप क्या समझते हो, तो आप बता देना। असम का सीएम कौन है दोस्तों? हेमंत बिस्वा शर्मा ये मुख्यमंत्री है। और गवर्नर का जिक्र किया जाए तो असम का गवर्नर दोस्तों जगदीश मुखी। और असम का पुराना नाम पूछे ना तो कामरूप अथवा प्रयाग ज्योतिषपुर ये असम का पुराना नाम है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल सप्ताह में एक बार बैकलैश करने का निर्णय लिया है? भाई कौन सी सरकार ऐसी है या किस राज्य सरकार ने, दोस्तों बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सप्ताह में एक बार स्कूल बैगलेस करने का निर्णय लिया है? मतलब बैग नहीं लेके आएंगे बच्चे, बैगलेस करने का निर्णय लिया है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन ये है कि किस राज्य सरकार ने सप्ताह में एक बार स्कूल बैगलेस करने का निर्णय लिया है? कौन सी सरकार ने स्कूलों को सप्ताह में एक बार बैग लेस करने का निर्णय लिया है? तो भाई साहब फिल्टर पाड़ देना, ये क्वेश्चन पूछे ना तो क्वेश्चन के सीधे सिर में मारो। आप कास्ट क्लासेस के स्टूडेंट हो, कास्ट क्लासेस के सिस्टम मिला दोगे, अच्छे के ध्यान रखना। तो किस राज्य सरकार ने सप्ताह में एक बार स्कूल बैगलेस करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों आप बता देना मध्य प्रदेश सरकार ने। बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बर्डन ना रहे, बच्चे खेल कूद में भी रुचि दिखाएं, बच्चे बैगलेस होकर आए, उनसे रिलेटेड उनसे मतलब मजेदार बातें की जाए, बच्चों के माइंड से सिर्फ पढ़ाई ये चीजें हटाई जाए, बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बर्डन ना रहे। तो इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक अच्छी पहल की है। और बच्चे तो हमारे छोटे हैं, नटखट बच्चे तो ये चाहते हैं कि हम तो बैग लेके जाए ही नहीं, उनका तो
अधिकतर सरकारी स्कूल वाले बच्चों का तो मकसद ये होता है कोई बात नहीं बैगलेस परमानेंट ही बैगलेस कर देना तो भाई साहब सिस्टम और अच्छा हो जाएगा, ऐसा चाहते हैं। लेकिन हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सप्ताह में एक बार बैगलेस स्कूल में जो बच्चे आएंगे उनको बैगलेस करने का निर्णय लिया है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, भोपाल। और ये भोपाल दोस्तों जो बेतवा नदी के ऊपर है। लेकिन जिक्र दोस्तों मध्य प्रदेश का आया है तो मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 में बना था। दोस्तों जिक्र मध्य प्रदेश का आया है तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, शिवराज सिंह चौहान। और दोस्तों मध्य प्रदेश का यदि राज्यपाल पूछे ना, मध्य प्रदेश का राज्यपाल तो मंगू भाई छगन भाई पटेल, मंगू भाई सी पटेल है वैसे तो, वैसे मंगू भाई छगन भाई पटेल के नाम से भी आप जान सकते हो। भाई वाह, आज तो भाई सिस्टम मिल गया, सिस्टम आज तो भाई बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा शानदार क्वेश्चन आएगा अपने पास में, बहुत ही शानदार जबरदस्त तरीके से अपन पढ़ेंगे। किस राज्य के शिक्षा विभाग ने हाल ही में समर्थ ई गवर्नेंस योजना शुरू की है? भाई किस राज्य के शिक्षा विभाग ने, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, नोट कीजिए, आप नोट कर लीजिए। किस राज्य के शिक्षा विभाग ने हाल ही में समर्थ ई गवर्नेंस हाल ही में किस राज्य की सरकार ने समर्थ ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत की है? तो आप बताएंगे दोस्तों उत्तराखंड की सरकार ने। उत्तराखंड की सरकार मतलब हाईटेक होना चाहती है, शिक्षा के क्षेत्र में हाईटेक होना चाहती है, शिक्षा का डिजिटलीकरण करना चाहती है, मतलब डिजिटाइज करना चाहती है, मतलब सब कुछ भाई साहब ये चाहती है उत्तराखंड सरकार कि कोई ऑनलाइन पढ़े तो अच्छी बात है और कोई ऑफलाइन पढ़े तो अच्छी बात है, बस सिर्फ पढ़ना चाहिए। तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में उत्तराखंड का जो शिक्षा विभाग है उसने समर्थ ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत की। मतलब जो बच्चा कॉलेज में स्कूल में कहीं पर भी पढ़ता है नहीं चाहता तो वो डिजिटल माध्यम से अपने घर पढ़ सके, ठीक है, ऑनलाइन अपने घर से पढ़ सके। तो उत्तराखंड सरकार ने समर्थ ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत की है। दोस्तों उत्तराखंड जो कब बना था? 2000 में बना था, 2000 में। दोस्तों उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी ये उत्तराखंड का मुख्यमंत्री है। और गवर्नर कौन है? तो दोस्तों उत्तराखंड का गवर्नर है गुरमीत सिंह। अरे गुरमीत सिंह ये गवर्नर है कहां का? उत्तराखंड का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए महिला निधि ऋण योजना की शुरुआत की है? भाई क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए, दोस्तों महिलाओं के लिए महिला निधि ऋण की शुरुआत की है? महिला निधि ऋण योजना की शुरुआत की है, महिला निधि ऋण योजना की शुरुआत की है। भाई बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए महिला निधि ऋण योजना की शुरुआत की है? तो प्यारे साथियों आप बताएंगे राजस्थान की सरकार ने। अरे राजस्थान की सरकार ने महिलाओं के लिए महिला निधि ऋण योजना की शुरुआत की है। जबरदस्त दोस्तों, जबरदस्त। महिला निधि ऋण योजना की शुरुआत किसने की है? तो राजस्थान की सरकार ने की है। प्यारे साथियों एक क्वेश्चन मैं आपसे बता देता हूं, राजस्थान की सरकार मतलब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और राजस्थान का राज्यपाल मतलब कलराज मिश्र, और राजस्थान का हृदय जयपुर, और राजस्थान का हृदय अजमेर, और राजस्थान की राजधानी दोस्तों तो आप बता देना भाई साहब जयपुर, पिंक सिटी जयपुर। ठीक है प्यारे साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी भी दबा लेना, क्योंकि घंटी दबाएंगे तभी अगली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ पाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए दोस्तों महिला निधि ऋण योजना की शुरुआत की है? तो आप बताओगे राजस्थान की सरकार ने, और राजस्थान की सरकार ने महिला निधि ऋण योजना की शुरुआत की है। उसके बाद में क्वेश्चन क्या है, भ्रष्टाचार सूचकांक में 2022 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है भ्रष्टाचार के मामले में? अरे भ्रष्टाचार में तो भाई साहब अच्छा खासा नंबर मिलेगा भारत का। नहीं, सभी भ्रष्ट है, हमारे से लेकर आप तक। देखो भ्रष्टाचार के मामले में या भ्रष्टाचार सूचकांक में
2022 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों आप बता देना, 85वां स्थान है। भ्रष्टाचार सूचकांक 2022 के अनुसार ये अब हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके पे आ गए हम, ठीक है। करंट अफेयर के इतने क्वेश्चन थे कल, आज के 6 सितंबर को। अब हम स्टैटिक जीके से रिलेटेड या आरआरबी के एग्जाम में जो जीके पूछी जा रही है उससे संबंधित पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो कल के पेपर में था, ये आरआरबी का जो कल पेपर हुआ था ना, उसके पेपर में था भ्रष्टाचार सूचकांक 2022 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों आप बताओगे 85वां स्थान है। 85वां स्थान कौन सा स्थान है? 85वां स्थान। लोहित किसकी सहायक नदी? भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है। लोहित किसकी सहायक है? ये लोहित एक नदी है जो किसकी सहायक है दोस्तों? तो दोस्तों आप बता देना, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है। ब्रह्मपुत्र, ये लोहित नदी दोस्तों जो तिब्बत में एक पर्वत स्थित है जिसका नाम है छ्यालछू पर्वत। छ्यालछू पर्वत से निकलती है, तिब्बत से बहती हुई अरुणाचल प्रदेश से बहती हुई असम, और असम में आके ये लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। ध्यान रखिएगा। हिंदू स्वराज्य पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों हिंदू स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? हिंदू स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो आप बताओगे दोस्तों, महात्मा गांधी ने हिंदू स्वराज पुस्तक लिखी थी। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। हिंदू स्वराज जो पुस्तक है, बुक है, वो किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने लिखी थी। दोस्तों नवकलेवर त्योहार कौन से राज्य में मनाया जाता है? नवकलेवर जो त्योहार है, नवकलेवर त्योहार में पता है क्या होता है? नीम के पेड़ की जो लकड़ी होती है ना, उससे देवता बनाया जाता है। नीम के पेड़ की लकड़ी से देवता बनाया जाता है। और ये जो नवकलेवर त्योहार है, ये दोस्तों उड़ीसा में मनाया जाता है, जिसका मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और राज्यपाल गणेशी लाल है। बहुत बढ़िया भाई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा, जो सेकेंड अपने पास में पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा किसके ऊपर ध्यान दिया गया था? तो उद्योगों के ऊपर ध्यान दिया गया था दोस्तों, उद्योगों के ऊपर। दूसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा किस चीज के ऊपर जोर दिया गया था? तो दोस्तों आप बताओगे, उद्योगों के ऊपर जोर दिया गया था। अरे खजुराहो का मंदिर पड़ता है मध्य प्रदेश में दोस्तों। खजुराहो, वही बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। खजुराहो एक मंदिर पड़ता है, खजुराहो का, बहुत शानदार मंदिर है। खजुराहो का जो मंदिर है ना दोस्तों, खजुराहो का मंदिर, ये खजुराहो का मंदिर कौन से वंश के शासकों ने बनवाया था? तो दोस्तों आप बताएंगे, चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो का मंदिर बनवाया था। मौलिक कर्तव्य संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्य का जिक्र करें तो मौलिक कर्तव्य संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 51A के अंदर, दोस्तों अनुच्छेद 51A के अंदर अपने पास में क्या है? मौलिक कर्तव्य। भाई बहुत जबरदस्त प्रश्न थे आज के। और यदि दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना, मेरे साथ में बने रहना। रोज हम जबरदस्त क्लास लेके आएंगे, संडे को छोड़ के। संडे को हम और आप रेस्ट करेंगे बिल्कुल, ठीक है। ये नहीं पढ़ाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई के साथ में लड़ाई भी तो होनी चाहिए दोस्तों। और संडे को लड़ाई वड़ाई करो, जम के धमाल करो भाई साहब, मचाओ धमाल और पढ़ो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। पत्थर की दुनिया जज्बात नहीं समझती, तुम्हारे दिल में क्या है वो बेवफा बात नहीं समझती। और तन्हा तो चांद भी है सितारों के बीच, पर दोस्तों चांद का दर्द वो रात नहीं समझती। नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेस में मैं चंद्रहास करंट अफेयर सीरीज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों करंट अफेयर का, बड़ा शानदार क्वेश्चन होने वाला, बड़ा जबरदस्त, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि करंट अफेयर के बाद में हम लास्ट में स्टैटिक जीके भी करवाते हैं जो बड़े जबरदस्त हैं। और आज स्टैटिक जीके कैसे क्वेश्चन करवाएंगे जिससे आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आपको उनमें से कुछ ही पर्सन आते होंगे, वो अन्यथा पर्सन नहीं आते होंगे। आज का अपना दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने भाई हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा की है। और इसके लिए कौन सा ऑपरेशन चला था, और हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का जो सिस्टम है या मुक्ति दिवस मनाने की जो घोषणा की है तो वो कब की है? दोस्तों
हाल ही में केंद्र सरकार ने हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा की है। हैदराबाद मुक्ति दिवस, लेकिन हैदराबाद मुक्ति दिवस है ये कब मनाने की घोषणा की है तो आप बताओगे दोस्तों 17 सितंबर को। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्र सरकार ने, नोट कर लीजिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने, दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा की है 17 सितंबर को। 17 सितंबर को हमने शायद कल भी करंट अफेयर की क्लास में बताया था, लेकिन ये 17 सितंबर नहीं बताई थी। आज आप नोट कर लीजिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा की है। प्यारे साथियों, जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो 5 बड़ी रियासतें, ऐसी रियासतें हुआ करती थी जो भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन जैसे लोगों ने इनका इलाज किया था और भारत में मिलवाया था, जिसमें एक जोधपुर रियासत, एक जूनागढ़ रियासत, एक त्रावणकोर रियासत, एक भोपाल रियासत और एक जयपुर रियासत। जयपुर रियासत है, ये जयपुर रियासत जब स्वतंत्र हो गई थी पूर्ण तरीके से, तो सॉरी जयपुर नहीं हैदराबाद, सॉरी भैया जयपुर नहीं हैदराबाद, जयपुर नहीं हैदराबाद। तो जिस दिन हैदराबाद पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गई थी, हैदराबाद रियासत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गई थी, और वो डेट थी 17 सितंबर 1948 की, 1948 की। तो 17 सितंबर को अब की बार पहली बार केंद्र सरकार ने क्या मनाने की घोषणा की है तो दोस्तों हैदराबाद मुक्ति दिवस। ध्यान रखिएगा, वो जयपुर नहीं आएगा, हैदराबाद आएगा। और हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा केंद्र सरकार ने कब की है तो प्यारे साथियों आप बता देना 17 सितंबर को। लेकिन दोस्तों हैदराबाद को मुक्त करवाया गया था कौन से ऑपरेशन के तहत तो आप बताओगे ऑपरेशन पोलो के तहत, ऑपरेशन पोलो के तहत। दोस्तों कारगिल के युद्ध में भारतीय सेना ने ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम क्या था, ऑपरेशन विजय चलाया था, विजय। दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर को भारतीय सेना ने कौन से ऑपरेशन के तहत कब्जे में लिया था तो आप बताओगे मेघदूत ऑपरेशन के तहत। दोस्तों यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था तो दोस्तों आप बताओगे ऑपरेशन गंगा। और दोस्तों अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था तो ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति। भाई बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है रे, बहुत जबरदस्त है। और दोस्तों आतंकवादियों का सफाया करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन ऑल आउट। भाई ध्यान रखना, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हैदराबाद को मुक्त करवाया गया था कौन से ऑपरेशन के तहत तो ऑपरेशन पोलो के तहत। दोस्तों कारगिल का जो युद्ध हुआ था 1999 में, उस समय भारतीय सेना ने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन विजय। दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर को अपने कब्जे में लिया गया था ऑपरेशन मेघदूत के तहत। दोस्तों जो व्यक्ति यूक्रेन में फंस गए थे उनको निकालने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन गंगा। दोस्तों जो व्यक्ति अफगानिस्तान में फंस गए थे, जो भारत से थे, उनको निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, आतंकवादियों का सफाया करने के लिए एक ऑपरेशन चला था और उस ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन ऑल आउट। आतंकवादियों का सफाया करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम क्या था रे तो आप बता देना दोस्तों, ऑपरेशन ऑल आउट उसका नाम हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, बहुत शानदार। हाल ही में मनोज पांडे को किस देश की सेना ने मानद जनरल का पद दिया है? हाल ही में मनोज पांडे, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मनोज पांडे वर्तमान में भारतीय जो आर्मी है ना, थल सेना अध्यक्ष है, भारत की जो आर्मी है उसके अध्यक्ष है। और हाल ही में भारतीय थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे को किस देश ने मानद जनरल की उपाधि दी है, मानद जनरल की उपाधि दी है तो दोस्तों आप बताओगे नेपाल। और नेपाल की राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने हाल ही में भारतीय थल सेना अध्यक्ष
ध्यान रखिएगा, मनोज पांडे को मानद जनरल की उपाधि दी है। ऐसा नहीं है कि नेपाल वाले ही देते हैं भाई, भारत का यदि जिक्र किया जाए ना, भारत का जिक्र किया जाए तो भारतीय थल सेना अध्यक्ष जो होते हैं या भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो भी नेपाल का जो थल सेना अध्यक्ष होता है उसको भी देता है। और नेपाल भारत वालों को और भारत नेपाल वालों को ये मानद जनरल की उपाधियों का जो प्रारूप है आपस में देने का जो सिस्टम है ये कब से चला हुआ आ रहा है, तो दोस्तों आप बता देना 1950 से चला हुआ आ रहा है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि हाल ही में मनोज पांडे जो इंडियन आर्मी के चीफ है इसको कौन से देश ने मानद जनरल की उपाधि दी है? नेपाल। और नेपाल वालों को भारत देता है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है। लेकिन ये उपाधियों का जो आपस में बदलने की प्रक्रिया जो चलती हुई आ रही है दोस्तों, ये कब स्टार्ट हुई थी? तो आप बता देना 1950 में ये स्टार्ट हुई थी। भाई बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। प्यारे साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। अरे आग लगा दो, क्या करेगा स्मार्ट बोर्ड? धुआं उठा देंगे स्मार्ट बोर्ड वालों की। ध्यान रखना, मेरे साथ में आप लगातार जुड़े रहें, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे और सारे पॉइंट नोट कर लेंगे ना तो एक समय ऐसा आएगा कि बखेड़ा खड़ा कर दोगे रे आप, सिस्टम हिला दोगे दुनिया के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में क्रिकेटर है, क्रिकेटर जिसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे भाई साहब मुशफिकुर रहीम। हाल ही में क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाल ही में क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। लेकिन ये मुशफिकुर रहीम है, ये कहां से है दोस्तों? तो आप बता देना, बांग्लादेश से है रे, बांग्लादेश से। बहुत बढ़िया। और ये बांग्लादेश किसने बनवाया था? हमने। अरे हमने नहीं, भारत की सेना ने। और बांग्लादेश दोस्तों कब बना था? 16 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश बना था। 16 दिसंबर 1971 में। दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और बांग्लादेश भारत के साथ में सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। और बांग्लादेश भारत के साथ में कितना किलोमीटर बनाता है रे? 4096 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। तो हाल ही में क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम का निधन हुआ है। और ये मुशफिकुर जो रहीम है, निधन नहीं हुआ, इन्होंने इन्होंने T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। और ये कहां से है? तो आप बताएंगे बांग्लादेश। और बांग्लादेश कब बना था? 16 दिसंबर 1971 में। और बांग्लादेश भारत के साथ में कितना किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है भाई साहब? तो आप बता देना, 4096 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बांग्लादेश बनाता है। शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है? भाई अभी आपको मालूम है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में 5 सितंबर को अपन क्या मनाते हैं? तो आप बताएंगे दोस्तों, शिक्षक दिवस मनाते हैं। लेकिन शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति, या हम कहते भारत के राष्ट्रपति या भारत की राष्ट्रपति जिसका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। शिक्षक दिवस के मौके पर, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। शिक्षक दिवस के मौके पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने शिक्षकों को, कितने अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है? तो दोस्तों आप बताएंगे 46 अध्यापक ऐसे हैं, 46 टीचर्स ऐसे हैं, शिक्षक ऐसे हैं जिनको हाल ही में राष्ट्रपति महोदय ने नवाजा है। यहां पर इन 46 जो शिक्षक हैं, टीचर, इनको क्या क्या दिया गया है? एक तो प्रमाण पत्र मिला है, 50,000 रुपए की नगद राशि मिली है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनको एक रजत पदक भी दिया गया है। लेकिन जिक्र आया है दोस्तों राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है और नई राष्ट्रपति बनी है। तो कौन से नंबर की बनी है? 15वें नंबर की बनी है। और दोस्तों ये पूछे इसने शपथ कब ली थी? तो आप बता देना 25 जुलाई 2022 में इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। और राष्ट्रपति रहता कहाँ है? राष्ट्रपति भवन में, जो कहां है? दिल्ली में। कौन सी पहाड़ियों के ऊपर? रायसीना। किसका हिस्सा है? अरावली। जिसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। कहां है? राजस्थान। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। और हृदय कौन सा राजस्थान का? तो अजमेर। कौन सी नदी के ऊपर है? लूनी। कहां पर समाप्त होती? कच्छ के रण में। कहां है? गुजरात में। राजधानी क्या है? गांधीनगर। कौन सी नदी के ऊपर है? साबरमती नदी। जिसके किनारे कौन सा आश्रम है? साबरमती आश्रम। जिसकी नींव किसने रखी थी? महात्मा गांधी। जिसका जन्म कब हुआ था? तो 1869 में। कहां हुआ था? पोरबंदर में। कहां
कहाँ है? गुजरात में। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत है। दोस्तों सिस्टम हिला देंगे स्मार्ट बोर्ड वालों का। बस मेरे साथ में बने रहें और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर भी करें। दोस्तों बहुत ज़बरदस्त। अरे आप कास्ट क्लासेस के स्टूडेंट हो, कास्ट क्लासेस के स्टूडेंट हो, फिल्टर पाड़ दोगे अच्छे अच्छों के, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, वीडियो को शेयर करें प्लीज़, वीडियो को शेयर करते रहिएगा प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में घटियाना नामक केकड़े की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? भाई वाह, केकड़े की नई प्रजाति खोजी गई है, केकड़े की। और केकड़े की जो नई प्रजाति खोजी गई है उसका नाम है घटियाना। घटियाना, केकड़े की जो नई प्रजाति खोजी गई है ना उसका नाम है घटियाना। और घटियाना नामक जो केकड़े की प्रजाति खोजी गई है वो कहाँ है खोजी गई है? तो दोस्तों आप बताऊं, कर्नाटक में। अरे ये केकड़े वेकड़े हमारे बस यहीं पर थोड़ा सा दिक्कत होता है उत्तर भारत के अंदर, वरना आप जाके देखो भाई साहब समुद्री देशों के अंदर, वाह केकड़े को तो खाने में मजे आ गए रे। ऐसा भाई साहब उसको फ्राई वराई करके उसके ऊपर भाई साहब सॉस वोस डाल के सुबह के नाश्ते में केकड़े के साथ में, वाह 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 भाई साहब दिन बन जाता है उनका पूरा। नहीं, और यहाँ पर भाई साहब केकड़े वगैरह दिख भी गया ना गलती से, ओहो हो डर लगेगा। और महिलाओं की, लड़कियों की तो पूछो ही मत, भाग जाएंगी बुरे तरीके से चिल्ला के। तो केकड़े, हाल ही में केकड़े की जो घटियाना नामक जो नई प्रजाति मिली है दोस्तों, वो कहाँ मिली है? कर्नाटक में। और दोस्तों कर्नाटक का यदि जिक्र किया जाए तो कर्नाटक का सीएम कौन है? तो दोस्तों आप बताएंगे बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई ये कर्नाटक का सीएम है। और कर्नाटक का गवर्नर पूछे ना दोस्तों, गवर्नर, तो थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत ये कर्नाटक का गवर्नर है, गवर्नर, राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई बड़ा मजा आ रहा है आज तो पढ़ने में, वास्तव में गजब हो गया भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में हाल ही में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो भाई किस देश के अंदर, किस देश में स्वामी विवेकानंद, भाई मजा आएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से ऐसा बताऊंगा आपको कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। हाल ही में किस देश में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया है? पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया है, मतलब कहने का मतलब यह है कि किस देश में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा लगाई गई है। तो दोस्तों कौन से देश में लगाई गई है? तो स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा लगाई गई है, आप कह सकते हो विशेष रूप से लैटिन अमेरिका के अंदर, लैटिन अमेरिका के अंदर, या आप कह सकते हो दोस्तों मैक्सिको राज्य के अंदर। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। आप दिमाग तो खराब ये हो गया कि लैटिन अमेरिका तो सुनी पहली बार रहे हो आप। हाल ही में किस देश में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों आप बता देना लैटिन अमेरिका के अंदर। लैटिन अमेरिका है ना, यहां पर स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया। लैटिन अमेरिका कह दो या आप मैक्सिको राज्य कह दो। भाई लैटिन अमेरिका के अंदर कौन कौन से देश शामिल है? तो दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको, वेस्ट इंडीज और कैरिबियन जो देश हैं वो सारे लैटिन अमेरिका के अंदर शामिल हैं। कैरिबियन देश, वेस्ट इंडीज, मैक्सिको, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ये किसके अंदर शामिल है? लैटिन अमेरिका। और लैटिन अमेरिका के अंदर ही स्वामी विवेकानंद की फर्स्ट प्रतिमा का अनावरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए 14 जिले चिन्हित किए गए हैं? भाई कौन सी सरकार है जिसने गिद्धों के संरक्षण के लिए, कौन सी सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए 14 जिले, कौन सी सरकार ने या किस राज्य की सरकार ने, क्वेश्चन नोट कीजिए आप, किस राज्य की सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए 14 जिले चिन्हित किए हैं? तो दोस्तों आप बता देना उत्तर प्रदेश की सरकार ने। किस सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए 14 जिले चिन्हित किए हैं? तो दोस्तों आप बता देना उत्तर प्रदेश की सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए 14 जिले संरक्षित किए। मतलब गिद्ध या चील जिसे स्थानीय भाषा में कहते हैं, धीरे धीरे भाई साहब कम होते जा रहे हैं। कम का मतलब तो ये समझो कि भाई साहब इनका सिस्टम ही खत्म हो गया। अरे पारसी धर्म से में पता है क्या होता है? पारसी धर्म में किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है ना, वो पारसी धर्म के लोग उसे अपवित्र समझने लगते हैं। उसके लिए एक भाई साहब टावर सा बनाया जाता है और उस टावर के ऊपर उसके शव को रख लेते ताकि गिद्ध अथवा चील उसको खाएं। लेकिन अब भाई साहब पारसी धर्म के लोगों के लिए ये बड़ा मतलब एक दिक्कत का विषय हो गया कि गिद्ध अथवा चील तो है ही ना, तो कैसे व्यक्ति को खाएंगे, कैसे क्या होगा? तो कुछ लोग हैदराबाद, सिकंदराबाद के आसपास के इलाकों में
या अभी साइरस मिस्त्री का निधन हुआ है, वो भी एक टाटा ग्रुप का पूर्व चेयरमैन था, वो भाई साहब अंतिम संस्कार करने लग गए लोग। साइरस का भी ये जो है इसका अंतिम संस्कार किया है मुंबई के वर्ली के अंदर। तो ध्यान रखिएगा चीज। वैसे गिद्धों के संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने 14 डिस्ट्रिक्ट चिन्हित किए हैं, मतलब 14 जिलों के अंदर विशेष प्रकार की निगरानी रखी जाएगी गिद्धों में, किसी भी प्रकार की बीमारी इनके अंदर ना फैले, इनको खाने पीने के लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था करवाई जाएगी ताकि ये जिंदा रहें। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कदम उठाया है, उत्तर प्रदेश। और दोस्तों उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, तो आप बता देना। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है अपना योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल का जिक्र किया जाए तो आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। धरनी पोर्टल किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? धरनी पोर्टल, भाई वाह वाह भाई वाह, मजा आ रहा है। धरनी पोर्टल है ना, धरनी पोर्टल, ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो दोस्तों आप बता देना, तेलंगाना की सरकार ने। अरे जो भूमि ऐसी है जिसके ऊपर कुछ होता ही नहीं है, गैर कृषि योग्य भूमि, गैर कृषि योग्य भूमि, या वो भूमि जो भाई साहब गांव के अंदर पड़ती है, जिसका पंजीकरण नहीं हो सकता, जिसकी आज तक वो जमीन चढ़ी नहीं हुई है, उसको धरनी पोर्टल के माध्यम से उसको सरकारी जमीन बनाया जाएगा। कोई भी किसी से बेच सकता है, कोई भी किसी से खरीद सकता है। मतलब वो भूमि जो गैर कृषि योग्य भूमि है, जो गैर कृषि योग्य भूमि है, और वो भूमि जो आज तक पंजीकरण नहीं हो रखी, मतलब सरकारी रिकॉर्ड में नहीं चढ़ रखी, उसको सरकारी रिकॉर्ड में चढ़ाया जाएगा। तो हाल ही में क्वेश्चन नोट क्या करना है आपने, हाल ही में दोस्तों धरनी पोर्टल की शुरुआत किसने की? धरनी पोर्टल की शुरुआत की है तेलंगाना ने। तेलंगाना कब बना था? तो भाई साहब 2 जून 2014 के अंदर बना था। मुख्यमंत्री कौन है? तो आप बताएंगे भाई साहब के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव ये मुख्यमंत्री है। और गवर्नर कौन है? गवर्नर तो आप बता देना तमिलिसाई। तमिलिसाई सुंदरराजन। दोस्तों तमिलिसाई सुंदरराजन ये गवर्नर है। गवर्नर कहाँ का? तो दोस्तों आप बता देना तेलंगाना। एशिया की, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं। एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? एशिया की पहली, क्वेश्चन नोट कीजिए, एशिया की पहली सौर ऊर्जा द्वारा संचालित, सौर ऊर्जा संचालित पहली सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों आप बताएंगे महाराष्ट्र के अंदर किया जाएगा, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये है कि एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित, एशिया की पहली सौर ऊर्जा से, मतलब उसमें पूरी मशीनें चलेगी सौर ऊर्जा से, लाइट जलेगी सौर ऊर्जा से। ध्यान रखिएगा, जो कपड़े बनाने वाली मशीनें हैं, वो धागा बनाने वाली मशीनें हैं, वो सब उसी से चलेगी। तो एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा द्वारा संचालित जो टेक्सटाइल मिल है ना, टेक्सटाइल जो मिल है ना, वो भाई साहब किस से चलेगी ना, सॉरी, सौर ऊर्जा से चलेगी। और कहाँ लगाई जाएगी ये पहली? तो आप बताएंगे महाराष्ट्र में। दोस्तों महाराष्ट्र कब बना था? तो आप बता देना 1960 में बना था, 1960 में। जिसका मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और जिसका राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी यहाँ का राज्यपाल है। कहाँ का? तो आप बता देना दोस्तों महाराष्ट्र का। दोस्तों वीडियो को साथ के साथ में शेयर करें, जितने ज्यादा स्टडी ग्रुप में आप जुड़े हो वहां सारे स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करते चलिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन के ऊपर जो स्टैटिक जीके से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये है कि आज का पहला क्वेश्चन स्टैटिक जीके में, परेरी जो घास के मैदान है, परेरी घास के मैदान ये कहाँ के मैदान है? दोस्तों किस क्षेत्र के परेरी जो घास का मैदान है वो कहाँ का मैदान है? तो आप बता देना भाई साहब उत्तर अमेरिका का। उत्तर अमेरिका का जो घास का मैदान है, या आपसे क्वेश्चन पूछेगा परेरी किस क्षेत्र के, या इनमें से कौन सा उत्तर अमेरिका के घास का मैदान है, तो आप बता देना दोस्तों ये परेरी है, ये उत्तर अमेरिका के घास के मैदान है। नेक्स्ट पॉइंट, पंपास जो घास का मैदान है दोस्तों वो कहाँ का है? तो आप बता देना अर्जेंटीना का। पंपास जो घास का मैदान है वो अर्जेंटीना का। वेल्ड जो घास का मैदान है दोस्तों ये कहाँ का है? तो आप बताएंगे दक्षिण अफ्रीका का। वेल्ड जो घास का मैदान है वो दक्षिण अफ्रीका का है। उसके बाद में सवाना घास का मैदान है, सवाना ये दोस्तों पूर्वी अफ्रीका का घास का मैदान है सवाना। उसके बाद में
डाउन्स 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 दोस्तों कहाँ का घास का मैदान है? तो दोस्तों आप बता देना, ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान है, ऑस्ट्रेलिया का। सेलवास, सेलवास दोस्तों, सेलवास कहाँ का घास का मैदान है? तो अमेजन जो नदी का बेसिन है ना, अमेजन नदी बेसिन, वहां का ये घास का मैदान है। कौन सा? तो आप बता देना दोस्तों, सेलवास। सेलवास, सेलवास जो है ना, ये जो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए, चीजें बहुत ही जबरदस्त चीजें हैं। बेसिन जो सेलवास घास का मैदान है, ये अमेजन नदी बेसिन, जो अमेजन नदी बेसिन है ना, वहां का घास का मैदान है। उसके बाद में सेरोडो, सेराडो, सेराडो घास का मैदान का जिक्र किया जाए तो दोस्तों ये ब्राजील का घास का मैदान है, ब्राजील का। और उसके बाद में कंपास, कंपास का जिक्र करें तो ये भी दोस्तों अमेजन के घास के मैदान है, अमेजन के घास के मैदान है। और उसके बाद में दोस्तों स्टेपीज, स्टेपीज, यदि स्टेपीज घास के मैदान का जिक्र किया जाए ना, स्टेपीज, तो ये यूरेशिया का घास का मैदान है। मतलब यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो, प्रेरी घास का मैदान उत्तर अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, सवाना पूर्वी अफ्रीका, डाउन्स जो घास का मैदान है ऑस्ट्रेलिया का, सेलवास अमेजन नदी, कंपास भी अमेजन नदी है, सेरडो ब्राजील का, और स्टेपीज यूरेशिया का घास का मैदान है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपका दिमाग खराब भी हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। 2 दिन से वीडियो नहीं आई थी करंट अफेयर की, मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, जिसके कारण टाइम नहीं लग रहा था और उसके कारण वीडियो नहीं आई थी। आज हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से, जो 10 तारीख है, 10 सितंबर है, 8 सितंबर है और जो 9 सितंबर है, उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो आज मैं सारा इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा। आप वीडियो पर अंत तक बने रहना और वीडियो को जरूर देखना। और आप मेरे चैनल के ऊपर दोस्तों नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी, देश की पहली दोस्तों देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की गई है? देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की गई है? सेंचुरी, ध्यान रखिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि देश की पहली, भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की गई है? तो दोस्तों हैनले के अंदर की गई है, हैनले। और ये जो हैनले शहर पड़ता है, ये कहाँ पर पड़ता है? तो दोस्तों आप बता देना, लद्दाख के अंदर, लद्दाख। बहुत शानदार पॉइंट है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की गई है? हैनले में। और हैनले कहाँ है दोस्तों? लद्दाख में। और दोस्तों लद्दाख कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 में। लद्दाख कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 में। और किससे अलग होके बना है? तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर से। दोस्तों लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। और लद्दाख का उपराज्यपाल कौन है दोस्तों? आर.के. माथुर। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि भारत की पहली या देश की पहली या भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की गई है दोस्तों? तो आप बताओगे दोस्तों, हैनले के अंदर की गई, हैनले। और हैनले कहाँ है? लद्दाख में। और लद्दाख कहाँ है? तो भारत में। और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 में। और लद्दाख का जिक्र किया जाए तो जिसकी राजधानी लेह है और वर्तमान में उसका उपराज्यपाल आर.के. माथुर है, आर.के. माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में भारत के किन शहरों को शामिल किया गया है? पहले क्वेश्चन देखे, मैं लिख रहा हूं, हाल ही में ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज
बहुत शानदार क्वेश्चन है कि हाल ही में, क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहले दोस्तों। हाल ही में ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, हाल ही में ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में भारत के कौन कौन से शहरों को शामिल किया गया है? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, नोट कीजिए। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में कौन कौन से शहरों को शामिल किया गया है, कौन कौन सी सिटी को जोड़ा गया है? तो दोस्तों फर्स्ट अपने पास में एक शहर आता है जिसका नाम है नीलांबूर, और ये जो नीलांबूर शहर है ये कहाँ का शहर है? तो आप बताओगे केरल का शहर है। सेकंड दोस्तों अपने पास में नाम आता है त्रिशूर, और ये त्रिशूर भी कहाँ का है? तो आप बताओगे केरल का है। एक्चुअल में बात यदि त्रिशूर शहर का करें ना, तो त्रिशूर है ना, त्रिशूर ये केरल की सांस्कृतिक राजधानी है। त्रिशूर का जिक्र किया जाए तो त्रिशूर केरल की सांस्कृतिक राजधानी है। और उसके बाद में अपने पास में नाम आता है दोस्तों वारंगल, और ये वारंगल कहाँ है? तो दोस्तों आप बता देना तेलंगाना के अंदर। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है वो एक बार नोट कीजिएगा। हाल ही में ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, हाल ही में ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में कौन कौन से शहरों को दोस्तों शामिल किया गया है? तो नीलांबूर केरल, त्रिशूर भी केरल में पड़ता है, और वारंगल कहां पर पड़ता है? तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना जिसकी राजधानी क्या है? तो दोस्तों आप बताओगे हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। हैदराबाद जो मूसी नदी के किनारे से स्थित है। बड़े जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, मूसी नदी के किनारे से स्थित है। तो प्यारे साथियों वीडियो को साथ के साथ में शेयर करते रहिएगा। एक बार बोर्ड को मैं साफ कर रहा हूं। जो पर्सन आप साथ के साथ में नहीं लिख पाते हैं उन क्वेश्चनों को आप बैक करके भी लिख सकते हैं, उन पर्सनों को आप बैक करके भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जेल के खाने को हाल ही में 5 स्टार रेटिंग मिली है? भाई क्वेश्चन ये है कि किस जेल के खाने को हाल ही के अंदर 5 स्टार रेटिंग मिली है? दोस्तों 5 स्टार रेटिंग, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार। किस जेल के खाने को हाल ही में 5 स्टार रेटिंग मिली है? तो कौन सी जेल के खाने को? तो आप बताएंगे दोस्तों फर्रुखाबाद। ध्यान रखिएगा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, फर्रुखाबाद। और दोस्तों फर्रुखाबाद कहाँ है? तो आप बताएंगे यूपी में, और यूपी की राजधानी क्या है दोस्तों? लखनऊ। और नवाबों की नगरी के नाम से भी किसे जानते हैं? तो आप बताओगे लखनऊ को जानते हैं। हाल ही में किस जेल के खाने को, हाल ही में दोस्तों किस जेल के खाने को 5 स्टार रेटिंग मिली है? तो आप बताओगे फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद कहाँ है? यूपी में। राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ जिसे किस नाम से भी जानते हैं? नवाबों की नगरी। और लखनऊ कौन सी नदी के ऊपर है दोस्तों? गोमती नदी के ऊपर पड़ता है, गोमती नदी के ऊपर। और ये सारी बातें कहाँ की हो रही है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश जिसका पुराना नाम क्या है साथियों? संयुक्त प्रांत है। संयुक्त प्रांत ये उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है, जो 1937 में पड़ा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है उत्तर प्रदेश की, ध्यान रखना। बहुत जबरदस्त भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म भूषण प्राप्तकर्ता किस कर्नाटक गायक टीवी का निधन हुआ है? पद्म भूषण प्राप्तकर्ता, पद्म भूषण प्राप्तकर्ता, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। पद्म भूषण प्राप्तकर्ता हाल ही में किस कर्नाटक गायक टीवी का निधन हुआ है? गायक टीवी का निधन हुआ है, टीवी पर गाने वाले व्यक्ति का निधन हुआ है। क्वेश्चन क्या है वो नोट कीजिएगा। हाल ही में पद्म भूषण प्राप्तकर्ता किस कर्नाटक गायक टीवी का निधन हुआ है? तो आप बताओगे दोस्तों शंकर नारायण का निधन हुआ है। शंकर नारायण, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, शंकर नारायण। और इसको पद्म भूषण कब मिला था? तो आप बताओगे 2003 के अंदर मिला था, 2003 में। हाल ही में पद्म भूषण प्राप्तकर्ता किस कर्नाटक गायक टीवी का निधन हुआ है? हाल ही में पद्म भूषण प्राप्तकर्ता किस कर्नाटक गायक टीवी का निधन हुआ है? तो दोस्तों आप बताओगे शंकर नारायण। और शंकर नारायण को ये पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था? 2003 में। प्यारे साथियों पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री और भारत रत्न इनकी शुरुआत कब हुई थी? तो आप बताओगे 1914 में। कौन से अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18 के तहत ये दिए जाते हैं। लेकिन जिक्र दोस्तों कर्नाटक का आया है, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, बेंगलोर। कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों आप बता देना बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक का दोस्तों राज्यपाल कौन है?
थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत। दोस्तों ये जो कर्नाटक है ना, इस कर्नाटक का पहले नाम मैसूर था। मैसूर, पहले इस कर्नाटक का नाम क्या हुआ करता था? मैसूर। और बाद में इस कर्नाटक का, मैसूर का नाम बदल के क्या कर दिया? कर्नाटक। घटना कब की है तो दोस्तों अब बता देना, 1973 की घटना है। 1973 में मैसूर का नाम बदल के क्या कर दिया गया तो आप बताओगे दोस्तों, कर्नाटक कर दिया। कर्नाटक। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, बड़े शानदार पॉइंट है, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है, हम बड़े शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं, फिल्टर चौक हो जाएंगे अच्छे अच्छों के। देखना, किस भारतीय मुक्केबाज का हाल ही के अंदर निधन हुआ है? किस भारतीय मुक्केबाज का हाल ही के अंदर निधन हुआ है? किस भारतीय मुक्केबाज का हाल ही के अंदर दोस्तों निधन हुआ है? तो आप बताओगे भाई साहब, बिरजू साहा। बिरजू साहा का हाल ही के अंदर निधन हुआ है। एक्चुअल में ये जो बिरजू साहा है, इसने 1994 में जो एशियन गेम्स हुए थे, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ जो गेम्स हुए थे ना, उनमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज का निधन हुआ है तो आप बताओगे, बिरजू साहा का निधन हुआ है। लेकिन मुक्केबाजी का जिक्र करें तो हम विजेंदर सिंह को नहीं भूल सकते। मुक्केबाजी का जिक्र करें तो हम अमित पंघाल को नहीं भूल सकते। मुक्केबाजी का जिक्र करें तो हम भाई साहब ध्यान रखिएगा, विकास कृष्ण यादव को नहीं भूल सकते, हवा सिंह को नहीं भूल सकते। तो ये प्रसिद्ध भारत के मुक्केबाज है। विजेंदर सिंह जो प्रोफेशनल बॉक्सर है। लेकिन हाल ही के अंदर किस भारतीय मुक्केबाज का निधन हुआ है तो बिरजू साहा का निधन हुआ है। और ध्यान रखिएगा, 1994 में एशियन गेम्स में और कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बहुत शानदार। राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया रे? तो राजपथ, दोस्तों राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया तो आप बता देना, कर्तव्य पथ कर दिया। कर्तव्य पथ। राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ। पहले इस राजपथ का नाम क्या होता था? किंग्सवे। किंग्सवे। किंग्सवे मतलब ध्यान रखिएगा दोस्तों, राजा का रास्ता। राजा का रास्ता ये होता था। बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहले किंग्सवे था, लेकिन 1947 के बाद किंग्सवे का हिंदी में वर्णन कर दिया और उसका नाम क्या रख दिया जाता है? राजपथ। और राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया गया वर्तमान में? कर्तव्य पथ, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। लेकिन मैं आपसे एक दोस्तों क्वेश्चन बता दूं कि ये किंग्सवे पता है क्या है? एक जॉर्ज पंचम थे भारत के गवर्नर जनरल, और जॉर्ज पंचम की याद में लंदन के अंदर एक रोड बनाई गई थी। लंदन के अंदर एक रोड बनाई गई थी, उसी रोड का नाम किंग्सवे रखा गया था। लेकिन उसी जॉर्ज पंचम के फादर जो थे, उनकी याद में दिल्ली के अंदर भी एक रोड बनी थी और उसका नाम भी किंग्सवे ही रखा गया था। ध्यान रखिएगा, किंग्सवे मतलब राजा का रास्ता। किंग्सवे का नाम बदलकर 1947 के बाद राजपथ, और राजपथ का नाम बदल के उसके बाद में क्या कर दिया गया दोस्तों वर्तमान में? कर्तव्य पथ कर दिया गया। भाई साहब फिल्टर चौक हो जाएंगे, ये नरेंद्र मोदी है, किसी के बाप की ना सुनता ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुद्दुमाई पेन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। पुद्दुमाई पेन योजना, ये पुद्दुमाई जो पेन योजना है दोस्तों, ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है? पुद्दुमाई पेन योजना है दोस्तों, वो किस राज्य सरकार ने शुरू की है? पुद्दुमाई पेन योजना की शुरुआत का जिक्र करें तो दोस्तों तमिलनाडु ने शुरू की है। तमिलनाडु ने। अब ये क्वेश्चन ये है अपने पास में कि एक्चुअल में ये पुद्दुमाई पेन योजना है ही क्या, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पुद्दुमाई जो पेन योजना है ना दोस्तों, पुद्दुमाई पेन योजना ये तमिलनाडु सरकार ने शुरू की है। और जो लड़की 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक सरकारी स्कूल में पढ़ती है, उसके बाद में वो डिप्लोमा करती है, स्नातक करती है, तो जब तक डिप्लोमा अथवा स्नातक करेगी, तमिलनाडु की सरकार उसको 1000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से देगी। ध्यान रखना। तो पुद्दुमाई पेन योजना की शुरुआत तमिलनाडु ने की है। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन, ध्यान रखिएगा, M.K. स्टालिन ये तमिलनाडु का मुख्यमंत्री है। और तमिलनाडु के गवर्नर का जिक्र करें ना तो दोस्तों R.N. रवि। R.N. रवि ये तमिलनाडु का गवर्नर है। तमिलनाडु जिसका पुराना नाम मद्रास था, और मद्रास का नाम बदल के तमिलनाडु कब हुआ था तो दोस्तों 1968 के अंदर, 1968 के अंदर। तो प्यारे साथियों, वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बार बार वीडियो को साथ के साथ में शेयर करते चलिएगा। भाई साहब बहुत जबरदस्त तरीके से अपन करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, बड़े शानदार तरीके से। हाल ही में कैबिनेट ने किस योजना को मंजूरी दी है? हाल ही में कैबिनेट ने
किस योजना को मंजूरी दी है? दोस्तों हाल ही में कैबिनेट ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो आप बताओगे पीएम श्री योजना को। हाल ही में कैबिनेट ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो पीएम श्री। इस पीएम श्री योजना के तहत 14,500 स्कूलों को संवारा जाएगा। 14,000। वैसे बीजेपी सरकार स्कूल बंदी कर रही है, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक पीएम श्री योजना चलाई है जिसमें 14,500 स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। ये एक सोचने की बात है। 14,500 स्कूल मतलब जीरो। 14,500 स्कूल क्या है रे? कुछ नहीं है। पूरे भारत में सिर्फ 14,500 स्कूल है, बस इन्हीं का कायाकल्प किया जाएगा। क्यों? इनका क्यों किया जाएगा? करो तो सभी का करो। लेकिन कोई बात नहीं, हमने बस करंट अफेयर में याद रखना, वो राजनीतिक बातें हो जाएगी। करंट अफेयर में बस ये याद रखना है, हाल ही में कैबिनेट ने किस योजना को मंजूरी दी है? पीएम श्री योजना को। और ध्यान रखिएगा, इसके तहत 14,500 स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। और ये जो शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई है, और केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो दोस्तों आप बता देना, धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडिगो जो है, इस इंडिगो के नए सीईओ कौन बने हैं? तो भाई साहब इंडिगो के नए सीईओ कौन बने हैं? तो पीटर एल्बर्स। ये ध्यान रखिएगा, पीटर एल्बर्स है, ये इंडिगो के नए सीईओ बने हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हाल ही में इंडिगो के नए सीईओ कौन बने हैं? पीटर एल्बर्स बने हैं। ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों इंडिगो की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। और इंडिगो का हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों? तो आप बताओगे गुरुग्राम के अंदर इंडिगो का हेडक्वार्टर है, इंडिगो का। और देखो अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी 2006 में मिला था। इंडिगो की स्थापना भी 2006 के अंदर हुई थी। पांडिचेरी का नाम पुद्दुचेरी भी 2006 के अंदर ही हुआ था। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। हाल ही में बिहार के लोक कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हुआ है। उनका संबंध किस नृत्य से है? क्वेश्चन ये है कि हाल ही में बिहार के लोक कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हुआ है। उनका संबंध कौन से नृत्य से है? तो उनका संबंध भाई साहब कौन से नृत्य से है? तो लौंडा नाच से उनका संबंध है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाल ही में बिहार के लोक कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हुआ है। उनका संबंध कौन से नाच से है? तो लौंडा नाच मतलब उसमें क्या होता है कि पुरुष जो होते हैं ना, पुरुष वो महिलाओं की वेशभूषा धारण करके नृत्य करते हैं। महिलाओं की वेशभूषा धारण करके डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हाल ही में बिहार के लोक कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हुआ है। और उनका संबंध किससे है? तो लौंडा नाच से उनका संबंध है। संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 2022 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों आप बताओगे 132वां स्थान मिला है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में भारत को दोस्तों कौन सा स्थान मिला है? तो आप बताओगे 132वां स्थान मिला है, 132वां। पहला स्थान दोस्तों किसको मिला है? पहला स्थान तो आप बताएंगे स्विट्जरलैंड। और ये स्विट्जरलैंड कहाँ है? तो आप बताओगे भाई साहब यूरोप में है। और यूरोप का प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से भी स्विट्जरलैंड को जानते हैं। दूसरा स्थान किसका मिला है? नॉर्वे, जिसे मध्यरात्रि की भूमि भी कहते हैं, नॉर्वे को। और तीसरा स्थान किसका है? तो आप बताएंगे आइसलैंड। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें यदि संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक का जिक्र करें 2022 के अनुसार, तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 132वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान स्विट्जरलैंड का, दूसरा नॉर्वे का, तीसरा किसका है? तो आप बताओगे आइसलैंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम स्ट्रेटेजिक जीके के जो क्वेश्चन है उनके ऊपर आते हैं। 2022 आईपीएल का खिताब किसने जीता है? ये भाई साहब आरआरबी के पेपर में आया था। 2022 का जो आईपीएल है ना, आईपीएल, इसका खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों आप बताओगे गुजरात टाइटंस ने जीता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। 2022 का जो आईपीएल है, ये इंडियन प्रीमियर लीग है, इसका खिताब किसने जीता है? तो गुजरात टाइटंस ने जीता है।
दोस्तों आईपीएल का जिक्र करें तो आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? तो 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी। 2022 के आईपीएल में टोटल कितनी टीमें थी? 10 टीमें थी। और ध्यान रखिएगा जिसमें जीता है किसने? तो गुजरात टाइटंस ने, जिसका कप्तान कौन था? हार्दिक पांड्या था। नई टीम बनी थी, ध्यान रखिएगा, एक गुजरात टाइटंस के नाम से और एक लखनऊ सुपर जॉइंट्स के नाम से। पहले 8 टीम हुआ करती थी, अब आईपीएल में 10 टीम है। और 2022 का जो आईपीएल हुआ है इसका स्पॉन्सर कौन था? टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप इसका स्पॉन्सर था। 2021 का अंतर्राष्ट्रीय T20 कहां आयोजित किया गया था? भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है। जो 2021 का इंटरनेशनल T20 का जिक्र करें ना, 2021 का इंटरनेशनल T20 ये कहां आयोजित किया गया था? तो संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात में मतलब यूएई में। और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है दोस्तों? अबू धाबी, जिसकी राजधानी है अबू धाबी। उल्का पिंड से किस झील का निर्माण हुआ है? उल्का पिंड से, ये क्वेश्चन तो आपको आता होगा। उल्का पिंड से कौन सी झील का निर्माण हुआ है? तो आप बताएंगे दोस्तों, उल्का पिंड से कौन सी झील का निर्माण हुआ है? तो अपने पास में एक झील पड़ती है जिसका नाम है लोनार झील। और लोनार झील कहाँ है दोस्तों? तो आप बताओगे महाराष्ट्र में। और इस झील का निर्माण किसके कारण हुआ है? उल्का पिंड पृथ्वी के टकराने के कारण। उल्का पिंड पृथ्वी के टकराने के कारण एक लोनार झील बनी है। और लोनार झील दोस्तों कहाँ है? तो आप बताएंगे महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में लोनार झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोंगाली त्योहार किस राज्य से रिलेटेड है? रोंगाली, रोंगाली यदि त्योहार का जिक्र करें, रोंगाली त्योहार, रोंगाली त्योहार का संबंध कौन से राज्य से है? तो रोंगाली त्योहार का संबंध कहां से है? तो आप बताओगे भाई साहब, रोंगाली त्योहार असम से रिलेटेड है, असम से। रोंगाली त्योहार ये एक ऐसा त्योहार है जो पूरे वीक या 7 दिन चलता है। नेक्स्ट पॉइंट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है दोस्तों, ये कब पारित किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था, 1972 में। गिरना व पूर्णा किसकी सहायक नदी है? तो तापी। गिरना, 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 गिरना व पूर्णा किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों आप बता देना, तापी की सहायक नदी। गिरना व पूर्णा किसकी सहायक नदी है? तो आप बताओगे तापी की सहायक नदी है। तो प्यारे साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको इस वीडियो में अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।